गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आदिकाल साहित्य की प्रवृत्तियों के पर चर्चा करेंगे या आदिकाल साहित्य के काव्य की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। काव्यगत विशेषताएं। वीर और श्रृंगार रस का सहयोग। आदिकाल साहित्य में हम वीर और श्रृंगार दोनों रसों में काव्य की रचना देखने को मिलती है। ये दोनों ही रसों का महत्वपूर्ण स्थान है। आदिकाल के जो कवि थे या लेखक थे, उन्होंने दोनों रसों में अपने काव्य की रचना की है, जिसके उदाहरण हमें देखो वीर काव्य में पृथ्वीराज रसों, खुमान रसों, परमाल रसों देखने को मिलते हैं। और श्रृंगार रस के अंतर्गत हमें बिसलदेव रसों देखने को मिलता है। ये दोनों जो पूरे रसों ग्रंथ हैं वह दोनों वीर और श्रृंगार रसों में देखने को मिलते हैं। युद्धों का संजीव चित्रण। वीरगाथा काल के जितने भी लेखक या काव्यकार या कवि हुए हैं वह उन्होंने युद्धों को नज़दीक से देखा है। वह अपने आश्रयदाताओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे, युद्ध करते थे और उनके एक हाथ में तलवार होती थी, दूसरे हाथ में वह कलम होती थी। उन्होंने जितना कुछ भी युद्ध के मैदान में देखते थे उनका प्रत्यक्ष वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया है। इस कारण हम कह सकते हैं जो आदिकाल या वीरगाथा काल का काव्य है उसमें युद्धों का संजीव चित्रण देखने को मिलता है। उनका नज़दीक से उन्होंने देखा था, वो सब कुछ उन्होंने अपने काव्य में लिखा है। सामंती जीवन या सभ्यता संस्कृति का संजीव चित्रण। वीरगाथा काल में सामंती जीवन, सभ्यता और संस्कृति का संजीव चित्रण हुआ है, क्योंकि जो कवि अपने आश्रयदाताओं के आश्रय में रहते थे वह सामंती समाज से अधिक नज़दीक थे, क्योंकि उन्होंने सामंती जो राज दरबारों में रहता थे वह सामंती जीवन जीते थे। उनका उन्होंने निकट से देखा था, उसका वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें पृथ्वीराज रसों में देखने को मिलता है। जो चंद्रवरदायी थे वह राज आश्रित कवि थे। उन्होंने पृथ्वीराज रसों ग्रंथ पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखी है। उनके आश्रय में रहकर ही उन्होंने सामंती जीवन को देखा, उसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रसों में किया। सामान्य जनजीवन का चित्रण का भाव। वीरगाथा काल के जितने कवियों और लेखकों ने सामान्य जन जो आम जनता होती है, जो जनसाधारण होती है, उनका चित्रण नहीं किया। उनका अभाव था, क्योंकि वह अपने राज्यों में रहकर राज्य के आश्रित या राजों की प्रशंसा में ही लगे रहते थे। उन्हें आम जनता से कोई लेना देना नहीं था, ना ही वह किसी और तरफ ध्यान देते थे। उन्होंने सिर्फ सामंती समाज के बारे में ही अपने काव्य में लिखा है। आम जनता या जनसाधारण के प्रति उनका कोई भी लगाव नहीं था। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। चरण कवि थे वीरगाथा काल में, चरण कवि थे, वे अपने आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर ही उनकी प्रशंसा करते थे। उनके चरणों में रहकर ही सामंती समाज और युद्धों के बारे में संजीव वर्णन करते थे, क्योंकि वह राज्यों के अंतर्गत होने वाले सभी कामों को अच्छी तरह से देखते थे। उनका प्रत्यक्ष वर्णन ही अपने काव्य में करते थे और ना उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार के आम जनता से कोई भी लगाव नहीं था। उनके अपने आश्रयदाताओं के विवाह का वर्णन करना, उनकी प्रत्येक रस्म का वर्णन अपने काव्य में करते थे। जहाँ देखते हैं हम पृथ्वीराज रसों में चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज चौहान के 12 विवाहों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। वह राज्य में रहकर उनके पूरे जीवन का ब्यौरा रखते थे, उनका वर्णन अपनी पुस्तक में करते थे। संकुचित राष्ट्रीय। वीरगाथा काल में राष्ट्रीयता का अभाव था, क्योंकि इस युग में सभी छोटे छोटे राज्य थे वह अपने आप को ही देश का सूचक मानते थे। उन्हें राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं था। वह अपने भीतर ही एक देश का निर्माण करते थे। यदि कोई भी बाहरी आक्रमण दूसरे राज्य पर आक्रमण करता तो वह उसकी सहायता नहीं करते थे, वह उसे दूसरा देश समझते थे। वह अपने राज्य की ही रक्षा करते थे। इस कारण हमारे देश में उस समय छोटे छोटे राज्य होने के कारण राष्ट्रीयता का अभाव था। ऐतिहासिकता कल्पना प्रचार्य या ऐतिहासिकता का अभाव। जो इस युग के चरण कवियों अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही लगे रहते थे।
उनका प्रतिछोक्ति वर्णन करने के उनके से लाभ प्राप्त करने के लिए कल्पना का सहारा भी लेते थे। वह उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते थे। उनका वर्णन वह अपने पुस्तकों में ऐतिहासिक पुरुषों से करते थे, युद्ध करवाते थे, ऐतिहासिक पुरुषों का वर्णन करते थे, लेकिन वह उनकी कल्पना मात्र के लिए, वह उनका बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करने के लिए। आम ऐतिहासिकता का कोई लेना देना नहीं था। आम ऐतिहासिकता जो इतिहास की जो वस्तुएं थी उनका कोई भी इससे संबंध नहीं था। इस कारण हम इस युग में कह सकते हैं कि ऐतिहासिकता का अभाव था। प्रकृति चित्रण। वीरगाथा काल के कवियों ने प्रकृति का दोनों रूपों में वर्णन किया है, आवरण रूप में और उद्दीपन रूप में। उन्होंने प्रकृति को बाहरी रूप से भी देखा है, उसका भीतरी रूप भी देखा है। उन्होंने प्रकृति का दोनों रूपों में अपने काव्य में चित्रण किया है। डिंगल भाषा का प्रयोग। जो वीरगाथा काल के प्रमुख भाषा थी वह डिंगल थी। उन्होंने डिंगल भाषा का सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। डिंगल का अर्थ होता है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। अपभ्रंश और राजस्थानी को मिलकर बनी भाषा को हम डिंगल भाषा कहते हैं, जो वीरगाथा काल की सबसे महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती थी। लेकिन कुछ ग्रंथों में डिंगल के साथ साथ पिंगल भाषा का प्रयोग भी किया है। पिंगल में अपभ्रंश के साथ ब्रजभाषा का प्रयोग होता था, इस कारण से पिंगल भाषा कहते थे। आदिकाल कवियों ने डिंगल और पिंगल दोनों भाषा का अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। आज हमने आदिकाल की काव्यगत विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। वीर और श्रृंगार रस का सहयोग, युद्धों का संजीव वर्णन, सामंती जीवन के बारे में पढ़ा है, सामान्य जनजीवन का चरित्र के अभाव के बारे में पढ़ा है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, संकुचित राष्ट्रीयता, ऐतिहासिकता का अभाव, प्रगति चरित्र, डिंगल भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट के लेक्चर में हम पृथ्वीराज रसो, जो रसो ग्रंथों का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गुड बाय।